नमस्कार और स्वागत है। आज हमारे पास एक बहुत ही खास किताब है, बुकर टी वॉशिंगटन की कैरेक्टर बिल्डिंग। और ये कोई आम किताब नहीं है जैसा कि लग सकता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में उनके भाषणों का एक कलेक्शन है। हाँ, जो वो टस्कीगी इंस्टीट्यूट में अपने स्टूडेंट्स को देते थे हर रविवार शाम को। सोचिए 1900 के आसपास का समय। बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश यही है कि हम समझें कि एक मजबूत चरित्र और एक सफल जिंदगी बनाने के लिए दिए गए उनके ये नुस्खे आज कितने काम के हैं। और इसका संदर्भ समझना बहुत जरूरी है। वो युवा अफ्रीकी अमरीकी छात्रों से बात कर रहे थे जिनके लिए दुनिया बहुत अलग थी। तो वॉशिंगटन उन्हें सिर्फ किताबी बातें नहीं बता रहे थे, वो उन्हें जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रैक्टिकल सलाह दे रहे थे। सही बात है। रोजमर्रा की जिंदगी, काम, पैसे और सबसे बढ़कर अपनी सोच को सही दिशा देने के बारे में। बिल्कुल। और वो एक बहुत ही सीधी लेकिन मुझे लगता है गहरी बात से शुरू करते हैं। हाँ, कौन सी? वो कहते हैं कि जिंदगी को ना दो हिस्सों में देखा जा सकता है, एक रोशन पहलू और एक कह लीजिए तारीक पहलू। और हम किस में जीते हैं ये हमारे हाथ में है। हाँ, ये पूरी तरह हमारे नजरिए पर, हमारे एटीट्यूड पर निर्भर करता है। उन्होंने एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है। अच्छा। कि मान लीजिए सुबह मौसम खराब है, दो लोग उठते हैं। एक खिड़की से बाहर देखकर बड़बड़ाता है, उफ क्या मनहूस दिन है। और दूसरा उसी मौसम में सोचता है, चलो आज मौसम ठंडा है, एक बढ़िया गरम कॉफी पीने का मजा ही कुछ और होगा। ये पूरी तरह से मानसिकता की बात है। मतलब आज हम जिसे ग्रोथ माइंडसेट कहते हैं। हाँ। यहाँ मजेदार बात यह है कि जो इंसान छोटी छोटी बुरी चीजों में भी कुछ अच्छा ढूंढने की आदत डाल लेता है, जैसे कि रोल तो ठीक नहीं बना पर कॉफी अच्छी है, वो असल में उम्मीद बनाए रखने की एक आदत डाल रहा है। और वॉशिंगटन इसे दिमागी ताकत से जोड़ते हैं, है ना? बिल्कुल। उनके हिसाब से शिकायत करते रहना और हर चीज में नुक्स निकालना वो एक तरह से कमजोरी की निशानी है। और इसी सोच से जुड़ा हुआ उनका शिक्षा पर एक कमाल का नजरिया है। वो कहते थे कि सच्ची शिक्षा का मतलब सिर्फ किताबें रट लेना नहीं है। हाँ, सिर्फ दिमाग में जानकारी भर लेना नहीं। असली पढ़ा लिखा इंसान वो है जिसे ये पता हो कि जरूरत पड़ने पर जानकारी कहाँ से और कैसे हासिल करनी है। मतलब रिसोर्सफुल होना। हाँ, जुगाड़ू होना, रट्टू तोता बनना नहीं। ये सोच तो आज के गूगल के जमाने में कितनी सटीक बैठती है। हाँ, और यहीं से उनकी दूसरी बड़ी सीख निकलती है, पहल करना। इनिशिएटिव। वॉशिंगटन विचारक या थिंकर बनने पर बहुत जोर देते थे। यानी वो इंसान जो हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रहते कि कोई आकर बताएगा कि क्या करना है। वो सुअर बड़े वाला उदाहरण बड़ा मजेदार है। हाँ, और तीखा भी। एक स्टूडेंट था जिससे उम्मीद की जा रही थी कि वो खुद देखे कि पिगपेन को मरम्मत की जरूरत है और उसे ठीक कर दे, बिना किसी के ऑर्डर का इंतजार किए। बिल्कुल। और उनका तर्क बड़ा सीधा था, जो इंसान एक सुअर बाड़े को ठीक से नहीं संभाल सकता, वो आगे चलकर किसी राज्य के मामले क्या खाक संभालेगा। आज शायद हम सुअर बाड़े की बात ना करें, लेकिन सिद्धांत तो वही है। हाँ, सिद्धांत वही है। छोटी छोटी चीजों में जिम्मेदारी लेना, ओनरशिप लेना। मुझे वो ट्रेन वाले फ्रेट एजेंट की कहानी भी बहुत अच्छी लगी। हाँ, वो नौजवान जो हर वक्त अपने काम के बारे में ही बात कर रहा था। वॉशिंगटन ने उसे देखकर ही कह दिया कि ये लड़का जरूर कामयाब होगा। ये अपने काम के लिए एक जुनून दिखाता है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है जो शायद आज के दौर का कोई भी इंसान पूछेगा, क्या ये आज की हसल कल्चर वाली सोच नहीं हो गई? अच्छा सवाल है। जहां काम और निजी जिंदगी के बीच कोई फर्क ही नहीं रहा। हाँ, क्या हर वक्त काम के बारे में सोचना सच में सेहतमंद है? तो क्या वॉशिंगटन काम में पूरी तरह डूब जाने को ही सफलता मान रहे थे? मेरे ख्याल से हमें उस दौर को समझना होगा। उन छात्रों के लिए काम सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं था, वो समाज में अपनी जगह बनाने का एक तरीका था। हाँ, इज्जत और आजादी हासिल करने का रास्ता था। तो काम के प्रति वो जुनून, वो दीवानगी एक तरह से सशक्तिकरण का हथियार थी। और ये सोच सिर्फ अपने तक सीमित नहीं थी। नहीं, ये सेवा की भावना तक जाती थी। उनका एक सीधा सा सिद्धांत था, अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो किसी और के लिए कुछ कीजिए। ये सिर्फ दान पुण्य की बात नहीं है, ये दिमागी सुकून पाने का एक प्रैक्टिकल तरीका है। बिल्कुल। और इसी प्रैक्टिकल सोच से हम उनके एक और अहम सिद्धांत पर आते हैं, सादगी, सिंप्लिसिटी। हाँ, ये उनकी बातों में बार बार आता है। दिखावा करने के वो सख्त खिलाफ थे। उन्होंने जॉन डी रॉकफेलर जूनियर का उदाहरण दिया जो टस्कगी आए थे, और उन्होंने भाषण दिया था। भाषा इतनी सरल, इतनी सीधी थी कि हर कोई समझ गया। कोई भारी भरकम शब्द नहीं, कोई दिखावा नहीं। और इसकी तुलना वो उन लोगों से करते हैं
जो पढ़े लिखे दिखने के चक्कर में ऐसे मुश्किल शब्द इस्तेमाल करते हैं जिनका मतलब उन्हें खुद भी ठीक से नहीं पता होता। ये सीधे सीधे प्रामाणिकता यानी ऑथेंटिक होने के सवाल से जुड़ता है। हाँ, वॉशिंगटन का तर्क था कि दुनिया के पास ऐसे लोगों के लिए वक्त नहीं है जो वो बनने का नाटक कर रहे हैं जो वो हैं नहीं। मतलब फेक इट टिल यू मेक इट वाली फिलॉसफी के वो खिलाफ थे पूरी तरह। उन्होंने एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण दिया है जो आज भी उतना ही सच लगता है। कौन सा? उन्होंने कहा कि कुछ लोग $150 खर्च करके एक शानदार शादी करते हैं, लेकिन रहते एक कमरे के किराए के मकान में हैं। हाँ, ये अमीर होने का दिखावा है, असलियत नहीं। ये तो सीधा सीधा आज के सोशल मीडिया कल्चर पर एक टिप्पणी लगती है। बिल्कुल, जहां लोग कर्ज लेकर वैसी जिंदगी दिखाने की कोशिश करते हैं जो वो असल में जी नहीं रहे हैं। और ये सिर्फ निजी जिंदगी तक नहीं था, नहीं, उन्होंने प्रोफेसर या डॉक्टर जैसी उपाधियों के गलत इस्तेमाल पर भी सवाल उठाए थे। या फिर एक छोटे से स्कूल को जबरदस्ती यूनिवर्सिटी कहना। उनका मानना था कि जब आप ऐसी झूठी नींव पर कुछ बनाते हैं तो आप पूरे समुदाय को कमजोर कर रहे होते हैं, क्योंकि आप असलियत से मुंह मोड़ रहे हैं। और ये जो दिखावे से बचने और असलियत में जीने की बात है, वॉशिंगटन इसे सीधे सीधे किसी की आर्थिक सेहत से जोड़ते हैं। एकदम सही। अब हम उनके दर्शन के सबसे व्यवहारिक हिस्से पर आते हैं, काम और संपत्ति। वो घर का मालिक होने पर बहुत जोर देते थे, लेकिन सिर्फ घर खरीद लेना काफी नहीं था, उसे अच्छी तरह से मेंटेन करना भी जरूरी था। उन्होंने बहुत छोटी छोटी बातें बताई हैं ना, जैसे घर के चारों तरफ की बाड़ टूटी ना हो, उस पे पेंट या सफेदी हो, घर में एक बैठने का कमरा हो, एक खाने का कमरा हो और सबसे जरूरी एक बाथरूम हो। और उन्होंने साफ पानी में रोज नहाने को शारीरिक, नैतिक और यहाँ तक कि धार्मिक ताकत से जोड़ा था। हाँ, ये छोटी छोटी बातें किसी व्यक्ति के आत्मसम्मान को बनाती हैं। ये बहुत गहरी बात है। घर सिर्फ एक छत नहीं बल्कि आपके चरित्र का आईना है। सही कहा। और काम को लेकर उनकी जो सोच थी वो तो और भी दिलचस्प है। अनसुधरे अवसरों यानी अनइम्प्रूव्ड अपॉर्चुनिटीज का कॉन्सेप्ट। उन्होंने नाई का काम, घरों में सफेदी करना, जूते पॉलिश करना जैसे कामों का जिक्र किया जो पहले अफ्रीकी अमेरिकन के हाथ में थे, लेकिन धीरे धीरे उनसे छिन रहे थे। और उन्होंने सवाल पूछा, क्यों? उनका जवाब था, क्योंकि इन कामों को बेहतर नहीं बनाया गया, उन्हें ऊपर नहीं उठाया गया। जबकि दूसरे लोगों ने आकर उन्हीं कामों को एक नया रूप दे दिया। बिल्कुल, नाई की दुकान को टॉन्सोरियल पार्लर बना दिया और जूते पॉलिश करने के स्टैंड को शू ब्लैकिंग एम्पोरियम। ये सिर्फ नाम बदलना नहीं था, ये काम करने के तरीके को, ग्राहक के अनुभव को और उस काम से जुड़ी इज्जत को पूरी तरह से बदलना था। ये तो पर्सनल ब्रांडिंग और वैल्यू एडिशन का एक 100 साल पुराना सबक है। हाँ, एक तरह से। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है औद्योगिक शिक्षा पर उनका विचार। उनका कहना था कि इसका मतलब गधों की तरह मेहनत करना नहीं है, बल्कि दिमाग का इस्तेमाल करके प्रकृति की शक्तियों से अपने लिए काम करवाना है। जैसे क्रीम सेपरेटर की मशीन। स्मार्ट वर्क, जो काम एक इंसान हाथ से घंटों में करेगा, मशीन मिनटों में कर देती है। तो काम कोई भी छोटा नहीं होता, लेकिन आप अपनी बुद्धि और हुनर से उसे बड़ा बना सकते हैं। तो अगर हम इसे जोड़ें, एक मजबूत नजरिए से शुरुआत करो, फिर पहल करना सीखो, सादगी और असलियत को अपनाओ और अपने काम में हुनर और इज्जत लेकर आओ। ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, लेकिन एक और चीज है जो इन सबको एक साथ बांधती है। हाँ, और वो है विश्वसनीयता, डिपेंडेबिलिटी। ये उनके लिए बहुत बड़ा विषय था। बहुत बड़ा। उन्होंने उस समय के मालिकों की शिकायतें बताईं कि उनके कर्मचारी भरोसे के लायक नहीं हैं, कभी काम पर नहीं आते, कभी घूमने निकल जाते हैं, या फिर रविवार को दावत पे सारे पैसे उड़ा देते हैं और सोमवार को काम पर नहीं आ पाते। हाँ, लेकिन क्या ये एक तरह का स्टीरियोटाइप नहीं था? क्या वो अपने ही लोगों की एक तरफा आलोचना नहीं कर रहे थे? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, लेकिन वॉशिंगटन के नजरिए से देखें तो वो इसे कड़वी सच्चाई के रूप में देख रहे थे, जो उनके समुदाय की तरक्की के रास्ते में एक रोड़ा थी। और वो उसे ठीक करना चाहते थे। हाँ, इसलिए उन्होंने सिर्फ समस्या नहीं बताई, उसका हल भी दिखाया। और हल था, इतने भरोसेमंद बन जाओ कि दुनिया तुम्हें नजरअंदाज न कर सके। और इसका उन्होंने एक बहुत शक्तिशाली उदाहरण दिया, बॉस्टन की एक फॉर्म में काम करने वाले उस अश्वेत व्यक्ति की कहानी, जो इतना काबिल और भरोसेमंद था कि जब दूसरे कर्मचारियों ने उसके खिलाफ पूर्वाग्रह दिखाया तो उसके मालिक ने साफ साफ कह दिया कि मैं इस आदमी के बिना अपना बिजनेस नहीं चला सकता। ये एक जबरदस्त बात है। यहाँ चरित्र और हुनर ने सीधे सीधे नफरत और भेदभाव को हरा दिया। उन चरित्र पर नहीं डाल देता, बजाय कि उस पूरे सिस्टम को चुनौती देने के जो भेदभाव करता है। हाँ, क्या वॉशिंगटन का नजरिया ये था कि व्यक्तिगत उत्कृष्टता ही पूर्वाग्रह को दूर करने का एकमात्र तरीका है? एक हद तक हाँ। उनका दर्शन बहुत यथार्थवादी था। वो जानते थे कि वो सिस्टम को एक रात में नहीं बदल सकते,
लेकिन वो व्यक्ति को बदल सकते हैं। मतलब जब आप आर्थिक रूप से मजबूत और पेशेवर रूप से इतने जरूरी बन जाते हैं कि आपके बिना काम न चले, तो आप उस सिस्टम के भीतर शक्ति हासिल कर लेते हैं। विश्वसनीयता और ईमानदारी सिर्फ नैतिक गुण नहीं थे, वो आर्थिक हथियार थे। वो विलियम टेलर के बैंक वाली कहानी की तरह। बिल्कुल। 1857 के आर्थिक संकट के दौरान जब सारे बैंक डूब रहे थे और लोग अपना पैसा निकाल रहे थे, लोग टेलर के बैंक में अपना पैसा जमा कर रहे थे। सिर्फ उनकी ईमानदारी की साख के वजह से। हाँ, चरित्र ही पूंजी थी, कैरेक्टर ही कैपिटल था। तो अगर हम इन सारी बातों को समेटें तो बुकर टी वॉशिंगटन का दर्शन क्या है? ये व्यवहारिक, कदम दर कदम चलने वाली सलाह का एक मिश्रण है। पैसा बचाओ, जमीन खरीदो, भरोसेमंद बनो, अपने काम को इज्जत दो, और इन सब के पीछे एक गहरी नैतिक और दिमागी नींव है। बिल्कुल। और यहाँ एक आखिरी विचार है जिस पर हमारे श्रोता सोच सकते हैं। बताइए। वॉशिंगटन बार बार एक भौतिक, एक ठोस नींव बनाने पर जोर देते हैं। एक अपना घर, एक बैंक खाता, एक हुनर। उनके लिए ये चीजें दिमागी और नैतिक भलाई के लिए एक शर्त की तरह थी। पहले पेट में रोटी हो, सिर पर छत हो, फिर ऊंची बातें की जा सकती हैं। एक तरह से, हाँ। तो सवाल ये उठता है कि आज की दुनिया में ये सदी पुरानी सलाह कितनी प्रासंगिक है? आज जहां कई लोग अपनी पहचान और संतुष्टि भौतिक चीजों में नहीं बल्कि गैर भौतिक माध्यमों में ढूंढते हैं, जैसे सोशल मीडिया पर कितने फॉलोअर्स हैं या गिग इकॉनमी में कितनी आजादी है, तो क्या वॉशिंगटन की बताई वो ठोस जमीन से जुड़ी नींव आज भी एक स्थिर और सार्थक जीवन का सबसे जरूरी रास्ता है? या फिर आज के इस डिजिटल युग में चरित्र और सफलता बनाने के नियम पूरी तरह से बदल चुके हैं?